देखिए इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसने स्टेट ऑफ द वर्ल्ड्स फॉरेस्ट सोफो रिपोर्ट जारी की है। तो ये ईयर नहीं इम्पॉर्टेंट है, इसकी जो एजेंसी वो इम्पॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको करा दिया, अदरवाइज नहीं कराती, है ना। तो इसकी रिपोर्ट जो खाद्य और कृषि संगठन है ना, ये जारी करते हैं। देखिए ये कह रहे हैं कि जलीय जीवों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। जलीय जीव बोले तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट अबाउट एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, है ना। एक्वेटिक जो जीव होते हैं उनके बारे में पूछ रहे हैं। तो ये पूछ रहे हैं कि फर्स्ट में हमें बताना है कि नितलस्थ जीव वे हैं जो जल राशियों के तल में पाए जाते हैं। पेरीफाइटॉन अनासक्त जीव हैं जो जल, वायु, अंतरापृष्ठ पर रहते हैं, जैसे प्लावी, पादप आदि। अभी ये थोड़े से हिंदी के टफ शब्द हैं, तो हम इनके लिए इंग्लिश का ट्रांसलेशन देख लेते हैं। द बेनेथिक ऑर्गेनिज्म आर दोज विच आर फाउंड लिविंग इन द बॉटम ऑफ द वाटर मास। पेरीफाइटन आर अनस्ट ऑर्गेनिज्म विच लिव एट द एयर वाटर इंटरफेस सच एज फ्लोटिंग प्लांट्स एक्सेट्रा। तो मतलब कि जो हवा में है ना, जल, वायु, अंतरापृष्ठ, तो इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो वैसे जो नितलस्थ ये जीव होते हैं जो जल राशियों के नितल में रहते हैं वही इसमें पाए जाते हैं। तो इस हिसाब से तो आपका यही सही हो जाएगा। ओके, देखिए भारत में सबसे पुराना विद्यमान यानी कि भी है चिड़ियाघर कौन सा है। इंदिरा गांधी प्राणी उद्यान, नंदनकानन प्राणी उद्यान, मैसूर चिड़ियाघर या मार्बल पैलेस। तो सबसे पुराना है, इसका मतलब हो सकता है देश आज़ाद होने के पहले सिचुएटेड हुआ हो या बना हो, भारत में स्थापित किया गया हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हमें इनके अगर ईयर याद है तो ठीक है, अदरवाइज ईयर तो इतना कौन ही फैक्ट याद रख पाएगा। तो हमें स्मार्ट स्टडी की वजह से इतने फैक्ट तो हम नहीं कर सकते हैं। वैसे 1854 में कलकत्ता में जो ये आपका मार्बल पैलेस चिड़ियाघर है ना, ये बनवाया गया था, ये तब बना था चिड़ियाघर, इसकी स्थापना हुई थी। तो यही भारत का विद्यमान मतलब पूरे देश का सबसे पुराना चिड़ियाघर है। चलिए नेक्स्ट, उत्तर प्रदेश का पहला जनजातीय संग्रहालय थारू जनजातीय संग्रहालय किस जिले में खोला गया है। देखिए हमारे एग्ज़ाम के लिए बैरा, टैगा, थारू और कई सारी जनजातियाँ जो इम्पोर्टेंट है, जो उत्तर प्रदेश में पाई जाती हैं। तो उसकी करंट अफेयर की मैं टेस्ट वो ले आई हूँ, सॉरी बुक। तो मैं एक वीडियो में कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करूँगी। आई होप कि आपके लिए वो बेनिफिशियल होंगी बाय द एग्ज़ाम पर्पज़ से, है ना। तो मैं उसमें देखती हूँ काफ़ी चीज़ें बदलती हैं और हमें इस एग्ज़ाम में थोड़ा फैक्ट पर नज़र बना कर रखनी होती है, तो इसलिए मैं उसमें बताती हूँ आपको। चलिए अदरवाइज वैसे देखते हैं। तो इसका जो जनजाति थारू जनजाति का है ना, जनजाति नहीं, खाली केवल जनजाति नहीं, ओनली ट्राइब्स नहीं है, ये थारू ट्राइब्स के लिए है संग्रहालय। तो ये आपका बलरामपुर ज़िले में खोला गया है, तो इम्पॉर्टेंट हो जाता है। देखिए ड्रैगन फ्रूट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। वैसे भी सरकार कृषि पर ध्यान तो दे ही रही है। अब इस फ्रूट के बारे में खासियत क्या है, तो भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है। इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर की जा सकती है। अब हमें इन दोनों में से ही चूज़ करना है कि कौन सा सही है। तो ये तो सही है कि इस पौधे की खेती कम पानी में शुष्क भूमि पर भी किया जा सकता है। और आप है ना, तो आपका जो ये बोल रहे हैं ना कि और भारत में इस फल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य मणिपुर है, तो आयोग यहीं पर हमें कंफ्यूज या फंसा देता है, या फिर एग्जामिनर, है ना। तो इसका मणिपुर नहीं है, इसका मिज़ोरम राज्य है। यहाँ पर बस थोड़ा सा नाम का फ़र्क कर दिया है, और मे भी अगर याद होगा तो ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा केवल विकल्प सी सही हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब देखिए 56 कह रहा है कि डेंड्रोक्रोनोलॉजी में अध्ययन किया जाता है। तो जैसे ये शब्दावली के कई एक वो क्वेश्चन बनते रहते हैं। पत्तियों का, स्वप्न का, किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसके आयु की गणना का, कछुओं के शैल से उसके आयु की गणना करने का। तो इसमें किसी एक का तो किया ही जाता है। तो आपको बता दें कि इसमें किसी वृक्ष के वलयों द्वारा उसके आयु की गणना की जा सकती है, इसको बोलते हैं, है ना। ये वर्ष 2021 में पोषण विशेषज्ञ डॉक्टर शकुंतला हरक सिंह ने मतलब इन्हें पुरस्कार जीता था इसमें। ओके, चलिए विश्व खाद्य पुरस्कार 2022 के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। रतन लाल को वर्ष 2022 का पुरस्कार प्रदान किया गया। यह पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए नोबेल पुरस्कार के बराबर है। ओके, तो हमें इनमें से दोनों में से कौन सा चयन सही है ये देखना है। तो इसमें आपका जो 57 है इसका आपका सी सही है।
ये पुरस्कार खाद्य और कृषि के लिए दिया जाता है, तो विश्व खाद्य पुरस्कार है। देखिए 58 बोल रहा है कि सुपोषण यानी कि यूट्रोफिकेशन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जल निकाय पोषक तत्वों से अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं। यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है। ये इन्वायरमेंट इकोलॉजी का क्वेश्चन है और ऐसे टॉपिक बन जाते हैं, बहुत हमारा ध्यान नहीं होता है पर बन जाते हैं। तो देखिए यूट्रोफिकेशन जो सुपोषण की प्रक्रिया होती है तो अत्यधिक समृद्ध हो जाते हैं, ये तो सही है। यह समुद्र के अम्लीकरण के प्राथमिक कारणों में से एक है, इसको देख लेते हैं जरा, है ना। तो ये भी ठीक ही माना जाता है। इससे क्या होता है कि जो समुद्र में होता है उसमें ये फ़ायदा करता है, तो हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अब हम चलते हैं 59। निम्नलिखित में से किस एक अधिनियम के तहत राष्ट्रीय गंगा नदी घाटी प्राधिकरण का गठन किया गया था। जल प्रदूषण निवारण तथा तंत्र नियंत्रण अधिनियम 1974, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जल प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण उपकर अधिनियम 1977 और राष्ट्रीय हरित अधिकरण अधिनियम 2010। तो देखिए अधिनियम पुराना है पर जो इसका गठन किया गया था ये 2009 में आपका इसके तहत, ये अधिनियम जो है पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत। ओके, तो इसलिए आपका विकल्प बी सही होगा। ये अधिनियम तो पुराने हैं पर इनके तहत 2009 में किया गया था। उत्तर प्रदेश में कितने स्थानों पर प्लास्टिक अपशिष्ट संग्रह केंद्र स्थापित किए गए। अपशिष्ट संग्रह का मतलब क्या होता है, प्लास्टिक वेस्ट कलेक्शन सेंटर विल बी सेटअप एट हाउ मैनी लोकेशन, मतलब जो वेस्ट होती है प्लास्टिक। वैसे ही भी प्लास्टिक एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत प्रॉब्लम करता है इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको देखते हुए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। 250 मतलब 250 जगह पर इसकी जो लोकेशन है वो 250 जगह पर की गई है। ओके, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देखिए मैं माफ़ी चाहती हूँ, ये मैंने फिजिकल टेस्ट सीरीज़ ली हैं तो क्या है कि इसकी जो आंसर शीट है वो भी फिजिकल है, तो प्रॉब्लम ये है कि पूरी इसको फिजिकल को पिक खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। तो मेरे 10 से 12 पेपर हैं, मैं 10 से 12 वीडियो में निपटा दूंगी। इसके बाद में मैं आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज़ दूंगी तो उसमें पीडीएफ भी ऑनलाइन मिल जाएगी। इसमें थोड़ी सी दिक्कत आ रही क्योंकि इतने पेजेस की सही से फ़ोटो खींच पाना, उनको पीडीएफ में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल वाला काम है, तो मैं माफ़ी चाहती हूँ आप सब लोगों से। आप कई सारे लोगों ने बहुत अच्छे से मुझे मैसेज किया, मुझे बहुत अच्छा भी लगा, पर मुझे बस थोड़ी सी कह सकते हैं कि टेंशन इसी बात की है कि मैं वो चीज़ को फुलफ़िल नहीं कर पा रही हूँ, है ना, क्योंकि इस समय बहुत इंपॉर्टेंट टाइम चल रहा है हम लोगों के लिए, फॉर नॉट ओनली आरओ एआरओ यूपी पीसीएस के लिए भी, क्योंकि जब हम अभी से अच्छी पकड़ करेंगे, खूब रिवीजन करेंगे, टेस्ट सीरीज अटेंड करेंगे, तब जाकर हम फाइनल क्वेश्चन को अच्छे से कर पाते हैं और हमारे क्वेश्चन गलत नहीं होते हैं। तो मैं भी आपसे माफ़ी चाह रही हूँ सारे लोगों से। मैंने प्रोसेस कर लिया है, बस मेरी टेस्ट सीरीज भी ऑनलाइन आ गई हैं, बस मैं इनको फटाक से ख़त्म कर दूँ और इसके बाद में आपको मैं पीडीएफ दे दूँगी, ऑनलाइन ही दूँगी, ताकि आप उससे सारे जो पॉइंट बनते हैं वो पढ़ सकें। हालांकि वो मतलब फ़ायदा ही करते हैं, उसके आंसर हमें पता चल जाते हैं। और मेरी थोड़ी 2 दिन से ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं टेस्ट सीरीज़ का वीडियो भी नहीं बना पाई, वरना मेरी कोशिश थी कि मैं ये इस वीक में ये सारी टेस्ट सीरीज़ फिनिश कर दूँ। इसके बाद में मैं आपको ऑनलाइन ही पीडीएफ प्रोवाइड करवा दूँगी, तो मैं कर दूँगी। थोड़ा सा इंतज़ार कर लीजिए और इनको तब तक अटेंड कर लीजिए। ओके, थैंक यू। देखिए 61 कह रहा है कि हाल ही में चर्चा में रहा रैट्स निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। बिमस्टेक, SCO, G20 या यूरोपीय संघ। तो ये इसमें से कोई शब्द है जिसको यूज़ किया गया है और उससे भी आयोग क्वेश्चन बना देता है ना। तो जो 2022 में दिल्ली में SCO की आतंक विरोधी मीटिंग हुई है, ये उससे संबंधित है रैट्स, है ना। चलिए, भारत में सबसे बड़ा फ्लोटिंग ट्रीटमेंट वेटलैंड कौन सा है। फ्लोटिंग मतलब तैरता हुआ। तो जो भारत में हैदराबाद में नेकनामपुर झील है, ये वहाँ पर सबसे बड़ा फ्लोटिंग वेटलैंड है। ओके, हैदराबाद में ये झील है नेकनामपुर। तो ऐसे पूछ लेता है क्योंकि ये भी पोंगबान झील है, कुलेरू झील है, तो कन्फ्यूजन हो सकती है। प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब की गई थी, ये तो काफ़ी रिपीटेड और पुराना क्वेश्चन है, तो ऐसे बहुत सारे लोगों को इसका आंसर आता ही होगा, पर फिर भी अगर कोई नया व्यक्ति है तो उसके लिए ज़रूरी है 1 अप्रैल 1973 यानी 1973 को
प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी। ये क्यों शुरुआत की गई थी? क्योंकि भारत सरकार ने बाघों के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर को शुरुआत की गई थी। भारत में उस समय बिल्कुल भी टाइगर नहीं बचे थे, तो उसको देखते हुए, ठीक है। 64 भारत के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री ने उत्तर प्रदेश के रामपुर में किया है। तो इसकी तारीख बतानी है, क्योंकि अमृत सरोवर योजना उत्तर प्रदेश की काफ़ी महत्वपूर्ण योजना है, तो ये पता ही होना चाहिए, क्योंकि आयोग इससे बना ही सकता है क्वेश्चन। देखिए, इसका मैं और भी बता दूं थोड़ा सा कि जो IUCN की इन्वायरमेंटल कन्वेंशन और नेटवर्क वाली जो साइट्स होती है, उसमें 1972 के अनुसूचित फर्स्ट में प्रोजेक्ट टाइगर को रखा गया है। इनका डेटा रेड लिस्ट होती है, उसको कभी डिटेल में मैं बता दूंगी। और जो वन्य जीवों और वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों की अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय होता है ना, साइट्स जिसको बोलते हैं, उसके परिशिष्ट सेकंड में है टाइगर, ठीक है। इसे पैंथरा टाइगरस भी कहा जाता है। तो ये थोड़ी सी जानकारी इसलिए बता दी क्योंकि बहुत डिटेल में जाएंगे तो बहुत लेट हो जाता है और फिर टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगी। तो हमें तुरंत में ये जितनी भी फिजिकल इनको कंप्लीट करके मैं आपको ऑनलाइन ही देने लगूंगी, ठीक है। ऑनलाइन जो भी टेस्ट सीरीज अभी करंट की आ गई हैं, मैं उन्हें प्रोवाइड करवा दूंगी। और करंट अफेयर की आपकी आ गई है जो UPPCS और RO के लिए इम्पोर्टेंट, मैं उसको ये भी बता देती हूँ थोड़ी देर में, ओके। चलिए, तो हम इसकी बात कर रहे थे कि अमृत सरोवर का उद्घाटन कब किया गया है ना। तो इसका उद्घाटन 13 मई 2022 को किया गया है। ये UPPCS के लिए इम्पोर्टेंट है। उद्विकास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है? उद्विकास के दौरान, ये देखिए उद्विकास लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत, ये उद्विकास है। कोई भी वेरिएंट पूरी तरह से समाप्त नहीं होता। दवा प्रतिरोधी बैक्टीरिया का उद्विकास मानव जनित क्रिया का एक उदाहरण है। ऐसे क्वेश्चन आपने UPSC में देखा होगा, जब कोरोना फैला था देश में और कोरोना वायरस की वैक्सीन आई थी, तो उसको लेकर क्वेश्चन आयोग ने बना दिया था। क्योंकि हम बहुत ध्यान नहीं देते हैं, हमें लगता है मे भी आएगा नहीं आएगा, पर क्वेश्चन आ गया था। तो इसमें जो आंसर है वो दोनों ही सही है। दिए गए कोड में कौन सही है? तो फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। चलिए, कार्टाजेना प्रोटोकॉल संरक्षण हेतु अपनाया गया है। इसकी मैंने कुछ PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया था। क्या हुआ है कि जो हमारा YouTube हैंडल है वो दूसरे नाम से है, टेलीग्राम चैनल दूसरे नाम से बन गया, तो कभी कभी आप लोगों को मिलता नहीं। तो आप कई बार क्या करें, @ करके रिसोर्स UPPSC के नाम से सर्च कर ले तो मिल जाएगा। वैसे मैंने YouTube पे शेयर किया है चैनल को, शायद उससे भी आपको मिल जाएगा। कई लोगों को मिलने में परेशानी आ रही थी, तो मैं थोड़ा माफ़ी चाहती हूँ। अभी मैं उसे सही करने की कोशिश कर रही हूँ, सही हो जाएगा तो तुरंत ही सर्च में मिल जाएगा, ओके। तो ये है आपका जैव विविधता के संरक्षण से कार्टाजेना प्रोटोकॉल अपनाया गया है। ये ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं बन जाते हैं और हमें डेली यूज़ में नहीं होते हैं, तो हम भूल जाते हैं। 67 हाल ही में भारत का पहला, यहाँ पर डिजिटल होना चाहिए, डिजिटल दिया है, ऑटिज्म सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया गया है। टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट ट्रस्ट द्वारा, डॉक्टर्स फॉर सेवा आरोग्य फाउंडेशन द्वारा, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग द्वारा, या उपर्युक्त में से कोई नहीं है ना। तो इसका आंसर मतलब इन तीनों में से ही कोई होगा। तो देखिए, इसको टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट द्वारा ही लॉन्च किया गया है, डिजिटल ही होगा। ये उसके लिए लॉन्च किया गया है जैसे बहुत सारे लोगों को डिजीज़ हो जाती है, डिसेबिलिटी ऑर्डर हो जाता है, और उनके लिए रिहैबिलिटेशन सेंटर खोले जाते हैं। तो ये टाटा पावर कम्युनिटी डेवलपमेंट कैडरी के साथ मिलकर भारत का पहला सपोर्ट नेटवर्क लॉन्च किया है, तो इसलिए ये आ गया है क्वेश्चन बनकर, ठीक है। ये प्रवाल का किस जीव के साथ सहजीवी संबंध होता है? क्लाइमाइडोमोनास, जूजेंथली, ओडोगोनियम या बेसिलेरियोफाइसी। तो ये जीव विज्ञान या इन्वायरमेंटल के शब्द हैं। तो प्रवाल एक जीवित जंतु होता है, सूक्ष्म, जो जूजेंथली के ऊपर रहता है। तो जो समुद्र में अपना संबंध बनाते हैं ताकि वो उससे कुछ प्राप्त कर सके और वो उसे कुछ दे सके, जिससे कि ऑक्सीजन की प्रक्रिया होती है। और ये समुद्र में कोई प्रॉब्लम होती है, अगर प्रदूषण बढ़ता है तो उससे इनको हार्मफुल होता है, इन्हें प्रॉब्लम होती है तो पता चल जाता है। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जंतु हैं।
तो ये जूझंथली के साथ सहजीवी संबंध बनाते हैं। ठीक है। अमेजन फंड के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है? अमेजन फंड एक रेड प्लस तंत्र है। वनोन्मूलन से निपटने हेतु प्रतिपूर्ति योग निवेश हेतु दान जुटाने के लिए अमेजन फंड बनाया गया है। अमेजन फंड का प्रबंध ब्राज़ीलियाई विकास बैंक द्वारा किया जाता है। यह अमेजन फंड की एक मार्गदर्शक समिति कोफा है। तो हमें इन चारों में से बताना है कि कौन सा कथन इनमें से सही नहीं है। ओके। आपको पता ही होगा कि जो अमेजन नदी है वो बहुत से पेड़ पौधों को संरक्षित करती है। तो ये अमेजन नदी को बचाने के लिए, जैसे लोग पेड़ों को काट रहे हैं तो उनकी प्रतिपूर्ति करने के लिए, इसका मुकाबला करने के लिए ब्राज़ीलियाई अमेजन में संरक्षण और टिकाऊ उपयोग को बढ़ावा देने के लिए गैर प्रतिपूर्ति योग निवेश के दान जुटाने के लिए बनाया गया है। अतः विकल्प बी इसमें हो जाएगा। ठीक है। चलिए, फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट के लिए उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किन जिलों की पहचान की गई? ये अगेन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर यूपी पीसीएस के लिए और यूपी स्पेशल दोनों के लिए, है ना। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने हरियाली की पहल को बढ़ाने के लिए फूड फॉरेस्ट प्रोजेक्ट की शुरुआत की है। लेकिन यहाँ पर पूछ रहे हैं कि किन जिलों की पहचान की गई इसकी शुरुआत करने के लिए? बिजनौर, रामपुर, सहारनपुर या जालौन, है ना। तो यहाँ पर आपके डी, ये आपका डी क्वेश्चन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1, 2, 3। यानी कि जालौन नहीं है आपका, ये बिजनौर, रामपुर और सहारनपुर से की शुरुआत की गई है। ओके। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में चर्चा में रहा बेपोर बंदरगाह कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, महाराष्ट्र में, केरल में, ओडिशा में। तो चर्चा में रहा है, इसका आंसर शायद कई लोगों को आता भी होगा। तो केरल सरकार ने बेपोर बंदरगाह के लिए 5 करोड़ आवंटित किए, तो इसलिए ये चर्चा में रहा है। इसके मतलब ये प्राचीन शहर का बंदरगाह है जिसे पहले वायपुरा या वड़ा परपदनद के नाम से भी जाना जाता था, पुराना नाम है। तो उसे यह बेपोर बोल दिया गया है, मतलब नाम उसका हो गया है ना। लुप्त प्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स सरकारों के बीच एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है, यह किस वर्ष लागू हुआ था, है ना। ये भी इम्पोर्टेंट है। देखिए, इसका मसौदा जो तैयार किया गया था वर्ष 1963 में, IUCN का नाम सुना ही होगा, विश्व संरक्षण संघ के सदस्यों के बीच में अपनाया गया एक प्रस्ताव का परिणाम है साइट्स। तो 1963 में इसको मतलब तैयार किया गया था, पर ये लागू 1975 में हुआ है। ठीक है। तो किस वर्ष लागू हुआ? तो 1975। और मसौदा कब तैयार किया गया? तो 1963। पर 1963 को कम ही पूछेंगे, वैसे कंफ्यूज करने के लिए पूछ भी सकते हैं, तो मैंने दोनों चीज़ें आपको बता दी हैं। ओके। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन तथा दूसरे को कारण कहा गया है। तो वही कथन और कारण वाला है कि सल्फर डाइऑक्साइड के कारण आँख, गले और फेफड़ों में जलन होती है। कारण, तापीय ऊर्जा संयंत्र वायु में सल्फर डाइऑक्साइड उत्सर्जित करते हैं। तो हमें इन दोनों में से ही सही क्या है ये बताना है। देखिए, आपको पता है कि सरकारें प्रयासरत हैं कि कितनी जल्दी हाइड्रोजन और या मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक्स बसें, इन सब के लिए प्रयासरत है। उसका कारण क्या है? उसका कारण ये है कि जो सल्फ़र डाइऑक्साइड, जो कोयले से बिजली बनती है और सल्फ़र डाइऑक्साइड उसमें से निकलता है, नाइट्रोजन निकलता है, ये सभी आँखों और फेफड़ों के लिए बहुत नुकसानदायक है ना। तो आपका कारण भी सही है। और तापीय ऊर्जा संयंत्र में वायु में सल्फ़र डाइऑक्साइड उत्सर्जित, ये भी सही है। आप देखते ही हैं कि दिल्ली में नवंबर दिसंबर में कितनी धुंध छा जाती है, तो जो आसपास तापीय विद्युत संयंत्र लगे वो बहुत नुकसान करते हैं। तो ये मानव जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक है। तो उसको देखते हुए सरकारें प्रयासरत है, तो इसलिए कथन और कारण आपका दोनों सही हैं। ओके। अगेन उत्तर प्रदेश का स्पेशल, उत्तर प्रदेश के बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सही है? उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 मई 2022 को बागवानी एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग के लिए पंचवर्षीय कार्य योजना रोड मैप तैयार किया है। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 45 इक्वेशन केंद्र और 11 मेगा फूड एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर्स स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। तो हमें इसमें से क्या सही है? पहला या दूसरा? केवल दूसरा, और ना तो पहला और ना ही दूसरा। तो
उत्तर प्रदेश सरकार बहुत सारे क्षेत्रों में कार्यरत है और काफ़ी काम कर रही है, तो उस हिसाब से पहला और दूसरा दोनों ही सही है। ठीक है। निम्नलिखित में कौन सा देश दक्षिण एशिया वन्य जीव प्रवर्तन नेटवर्क सावेन का हिस्सा नहीं है? है ना, सावेन मतलब देखते हैं। तो देखिए ये ऐसा मतलब एक वो है, कह सकते हैं अंतर सरकारी वन्यजीव कानून है, जिसका उद्देश्य क्षेत्रीय सहयोग और साझेदारी के माध्यम से दक्षिण एशिया में वन्यजीव अपराध को समाप्त करना। वन्यजीव अपराध मतलब क्या, जैसे कुछ लोगों को ये मतलब मिथ है कि शेर की खाल को ये करने से ऐसा होता है, हाथी के दांत को ऐसा करने से ऐसा होता है, और वो बेचारे ना बोल पाने वाले जानवरों को मार देते हैं। तो उनको बचाने के लिए ये सावेन अंतर सरकारी एक वो है, संगठन है। तो फिलहाल इसमें चीन सम्मिलित नहीं है, हिस्सा नहीं है, मतलब चीन ने इसको साइन नहीं किया। और सावेन का जो मुख्यालय काठमांडू नेपाल में स्थित है, जो अपनी सभी गतिविधियों को संचालित करता है ना। विश्व की बाज राजधानी निम्नलिखित में से किसमें है? विश्व की बाज राजधानी, है ना, तो अमूर फॉल्कन जिसे बोलते हैं का वैज्ञानिक नाम फॉल्कन अम्यूनिस है, और यह विश्व में सर्वाधिक लंबी यात्रा करने वाला रैप्टर शिकारी पक्षी है। तो इसकी राजधानी आप बताना है, तो ये आपका भारत में है। ठीक है। मई 2022 में भारत के प्रधानमंत्री ने निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया था? तो मई 2022 में जो प्रधानमंत्री जी हैं, उन्होंने हिमाचल प्रदेश के शिमला से गरीब कल्याण सम्मेलन को संबोधित किया था। तो यहाँ पर हिमाचल प्रदेश आ जाएगा, अगर शिमला दिया होता तो फिर वही आंसर हो जाता। आज देखिए मेरी थोड़ी सी वॉइस अजीब सी आ रही होगी, क्योंकि मुझे वायरल फीवर हुआ है, तो मेरी टेस्ट सीरीज़ के वीडियोस भी नहीं आ पा रहे थे, और मैं आप सबसे माफ़ी चाहती हूँ। मैंने कहा था कि मैं 4-5 दिन के अंदर टेस्ट सीरीज़ कंप्लीट करवा के आपको ऑनलाइन देने लगूँगी PDF विद PDF, पर मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, इसलिए क्योंकि मैंने इसे शुरू किया तो मैं चाह रही थी कि मैं इस टेस्ट सीरीज़ को ख़त्म कर दूँ जल्दी से, किसी तरीके से अपना काम तो पूरा करना है, क्योंकि एग्ज़ाम तो हमारे लिए नहीं रुकने वाला। तो मैं माफ़ी भी चाहती हूँ आप सभी लोगों से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से प्रकाश रासायनिक धूम्र कोहरे के घटक है? मैंने बताया था ना अभी कि दिल्ली में कितना फॉग बनता है सर्दियों में और कितना नुकसान करता है ना। देखिए जब ये सभी निकलते हैं तो ये मतलब धूम्र कोहरा उष्ण और शुष्क धूप युक्त जलवायु में होते हैं, और ये बहुत प्रॉब्लम करते हैं। तो ओजोन, एक्रोलीन, फॉर्मल्डिहाइड, परऑक्सीएसिटिल नाइट्रेट, इसको आप अपने हिसाब से पढ़ लीजिएगा, मैं भी कई बार ये प्रोनाउंसिएशन नहीं हो पाते हैं। तो ये सभी के सभी इसमें मतलब घटक होते हैं, सभी के सभी सम्मिलित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ब्लैक कार्बन का स्रोत है ना? जैव भार का जलना, ठोस ईंधन से खाना बनाना, डीजल उत्सर्जन, या उपर्युक्त में से सभी। तो ब्लैक कार्बन जो काला कार्बन होता है उसके स्रोत है, तो उपर्युक्त सभी हो जाएंगे, क्योंकि जब ये सभी निकलते हैं तो ब्लैक कार्बन मतलब कालिक रूप में आ जाता है ना। चलिए अगेन UPPCS का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा नीवा राष्ट्रीय विधान एप्लीकेशन सेवा केंद्र का उद्घाटन कब किया गया था? 19 मई 2022, 19 मार्च 2022, 15 मई 2022 या 15 मार्च 2022? देखिए जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने, उन्होंने उत्तर प्रदेश के विधानसभा अध्यक्ष जो सतीश महाना हैं, उनकी उपस्थिति में ई विधान सेवा केंद्र राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन का उद्घाटन किया था। तो 19 मई 2022 जब बोल रहे हैं तो फिर आपका ऑप्शन ये सही हो जाएगा, है ना। हाल ही में भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत ड्रोन महोत्सव 2022 का उद्घाटन किया गया। नया रायपुर में, नागपुर में, मानेसर में या नई दिल्ली में, है ना। तो प्रधानमंत्री द्वारा भारत के सबसे बड़े ड्रोन महोत्सव भारत महोत्सव का उद्घाटन आपका नई दिल्ली में किया गया, है ना। देखिए 83 क्या कह रहा है कि नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन A और दूसरे को कारण R कहा गया है। समताप मंडल में ओजोन पृथ्वी पर जीवन के लिए अच्छा संकेत है।
कारण समताप मंडलीय ओजोन सूर्य की कुछ हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है। तो हमें इन दोनों में से कथन और कारण में सही चयन करना है। आपने ज्योग्राफी में समताप मंडल मतलब उसके कई सारे पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में सुना ही होगा। तो ये उसी को लेकर के क्वेश्चन बनाया गया है ना। देखिए, जैसे कि आपको पता ही है कि ओजोन एक प्राकृतिक गैस है ना। यह ऑक्सीजन का एक आवंटन है। तो ओजोन का रासायनिक प्रतीक O3 होता है और यह वातावरण की 2 अलग अलग परतों में पाया जाता है। जैसे मैंने कहा ना कि ज्योग्राफी में आपको बताया जाता है। तो जैसे क्षोभ मंडल हुआ, समताप मंडल हुआ, तो उसमें ये पाया जाता है क्योंकि यह हवा को प्रदूषित करती है और धुंध बनाने में मदद करती है। तो जो सांस लेने के लिए सही नहीं है। समताप मंडल में ओजोन गुड है। आपने गुड ओजोन और बैड ओजोन का नाम सुना होगा। तो जो मतलब कि पराबैंगनी यूवी किरणें होती है ना, उनको अवशोषित करके पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करती है, मतलब उन्हें हटा देती है। तो ये उसके लिए है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण। अब ऐसे क्वेश्चन काफ़ी बन रहे हैं। जैसे अभी हमने एक दूसरा पढ़ा था, कोई फ्लोटिंग झील हो गई, कोई फ्लोटिंग वेटलैंड हो गया। अभी यहाँ पर क्या है कि देश का पहला फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण होगा। अभी ये होगा इसका निर्माण। तो देख लेते हैं। तो वैसे खिड़किया घाट पर होगा। अब खाली खिड़किया घाट से शायद आपको नहीं आइडिया होगा। तो उत्तर प्रदेश के वाराणसी में खिड़किया घाट, जिसे अब नमो घाट पर मतलब बोला जाता है, पर स्मार्ट फ्लोटिंग स्विमिंग पूल बनाने की योजना पर काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये उत्तर प्रदेश में वाराणसी में स्थित है खिड़किया घाट। वहाँ पर फ्लोटिंग स्विमिंग पूल का निर्माण किया जा रहा है। ये किस पर्पज़ से किया जा रहा है? ताकि जो मतलब पर्यटक आते हैं विदेशी या जो अपने भारत के, तो इससे पर्यटन को बढ़ावा मिले, इसलिए सरकार इस पर ध्यान दे रही है। 85 अपरदहारी जिस प्रक्रिया द्वारा जीवाणु और कवकीय एंजाइम अपरद को सरल जैविक पदार्थों में अवघटित कर देते हैं, उसे कहते हैं। थोड़ी सी हिंदी अलग तरीके से लग रही है, मतलब प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आ रहा, तो हम इसे पढ़ लेते हैं। द प्रोसेस बाई विच बैक्टीरियल एंड फंगल एंजाइम्स डिग्रेड डिट्रस इनटू सिंपलर इनऑर्गेनिक सब्सटेंस इज कॉल्ड, है ना। शायद कुछ लोगों को इससे सही से समझ में आ जाएगा, इसलिए मैंने बता दिया है। तो अपघटित कर देते हैं, उसे कहते हैं खनिजीकरण, विखंडन, अपचय या फिर ह्यूमसीकरण, है ना। तो इसे बोलते हैं अपचय। अपचय का क्या है? कैटाबॉलिज्म, है ना, कैटाबॉलिज्म। ठीक है, ये साइंस के शब्द हैं तो कई बार नहीं समझ में आते हैं। चलिए, कार्बन अधिग्रहण क्या है? रेडियो कार्बन का उपयोग करके किसी वस्तु की आयु निर्धारित करने की विधि। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड के कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की एक प्रक्रिया। वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कर्षण, या फिर मीथेन के साथ कार्बन का मिश्रण। इन चारों में से कोई ना कोई तो प्रक्रिया होगी, इसके बारे में पूछ रहे हैं। तो देखिए, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को कैप्चर, सिक्योर और स्टोर करने की एक प्रक्रिया है, जैसे हम कार्बन अधिग्रहण करते हैं। आपको पता ही है कि ज़्यादा पोल्यूशन होता है, और जैसे कि कोयले से बिजली बनाई जाती है तो कितना सारा पोल्यूशन होता है। तो उसी क्षेत्र में एक कदम है। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीता? तो निखत जरीन है जिन्होंने ये जीता। हालांकि ये क्या है, मई का है करंट अफेयर, तो क्योंकि 14 मई के आसपास एग्ज़ाम हो गया था, तो कई बार वहाँ से पूछ लेते हैं बाद के जितने भी करंट अफेयर हैं। कई बार नहीं पूछते हैं तो हम पढ़ लेते हैं, पूछ लिया तो हम एग्ज़ाम टैकल कर लेंगे। 88 प्राकृतिक संसाधनों और प्रकृति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN का मुख्यालय निम्नलिखित में किस स्थान पर है? ऐसी जो संस्थाएं हैं, इनके जो मुख्यालय हैं वो पता होने चाहिए। देखिए, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज, है ना। जिनेवा स्विट्ज़रलैंड, ग्लैंड स्विट्ज़रलैंड, बेसल स्विट्ज़रलैंड या फिर लुसाने स्विट्ज़रलैंड।
देखिए 1948 में पहले इस संस्था का नाम IUPN था, ठीक है। इसके बाद में प्रकृति के संरक्षण के लिए संगठन ने वर्ष 1956 में इसका नाम बदल के IUCN रख दिया, ठीक है। तो इसका जब नाम बदला गया तो इसका मुख्यालय ग्लैंड स्विट्जरलैंड में स्थित है, ठीक है। तो इससे बी ऑप्शन सही हो जाएगा, ओके। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन UNFCCC के किस जलवायु सम्मेलन में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की शुरुआत की गई थी, है ना। देखिए 30 नवंबर 2015 को पेरिस में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21 जलवायु सम्मेलन हुआ था। तो उसमें ये डिसाइड किया गया था कि जो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश स्थित हैं उनके बीच में आपसी सहयोग के लिए विशेष मंच के रूप में इसको शुरू किया गया। और ये भारत और फ्रांस का संयुक्त प्रयास था, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन, ठीक है। और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि ISA के मुख्यालय भारत में है। भारत में कहाँ? गुरुग्राम में, ठीक है। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 21, ठीक है। फलों और सब्जियों के लिए इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित किया गया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार कई सारी चीज़ों में ध्यान दे रही है। तो इंडो इजराइल उत्कृष्टता केंद्र 22 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने बागवानी और खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए ये मतलब हाईटेक स्थापित किया है। इसमें कई राज्य हैं, बहराइच, अंबेडकर नगर, मऊ, फतेहपुर, अलीगढ़, रामपुर और हापुड़ में, है ना। तो यहाँ पर स्थापित किया गया है कन्नौज। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। निम्नलिखित में से किस एक ने मई 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई? भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण, राष्ट्रीय महिला आयोग या बाल अधिकार के संरक्षण के लिए राष्ट्रीय आयोग। यहाँ पर जो भारतीय दूरसंचार प्राधिकरण, वो नियामक प्राधिकरण है ना, ट्राई जिसको शॉर्ट में बोलते हैं, इसने 2022 में अपनी रजत जयंती मनाई है, ठीक है। 92। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में भारत का पहला मिश्रित विश्व विरासत स्थल है? गोवा की चर्च और कॉन्वेंट, मानस वन्य जीव अभ्यारण्य, विक्टोरियन गोथिक और आर्ट डेको एंसेम्बल या कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। देखिए ये क्वेश्चन बहुत कंफ्यूज करता है। मेरी मानिए तो इसकी ऐसे करके, जैसे ऐसे लाइन खींचते हैं ना अपन, ऐसे ऐसे और ऐसे करके ऐसे, तो एक जगह पर डाल लीजिए आप यूनेस्को की विश्व विरासत धरोहर, ठीक है। एक जगह डाल लीजिए विश्व विरासत मिश्रित धरोहर, और एक जगह पे और, तो ऐसे 3 चीज़ें डालेंगे तब आपको क्लियर होगा, क्योंकि कुछ कुछ चीज़ें तीनों जगह पर स्थापित हैं और हमें बहुत कन्फ्यूज़न होती है। स्टार्टिंग में मुझे बहुत कन्फ्यूज़न होती थी, मेरे क्वेश्चन बहुत सारे गलत हो जाते थे, क्योंकि हमें याद नहीं रहता कि यूनेस्को की अमूर्त और मूर्त, इंटेंजिबल हेरिटेज या टेंजिबल हेरिटेज, मिश्रित विश्व विरासत, ऐसा बहुत होता है। तो मैं आपको बता रही हूँ, थोड़ा तैयारी में कुछ चीज़ें एफर्ट करनी पड़ती है, स्मार्टली वर्क करना पड़ता है। तो आप ऐसे 3 कॉलम बना लेंगे ना, और उन्हें कहीं पर आप चिपका लीजिए तो आपको बहुत याद रहेगा। इनमें से बहुत कन्फ्यूज़न होती है कि मिश्रित कौन सी है या केवल विश्व विरासत कौन सी है, धरोहर कौन सी है, तो बहुत कन्फ्यूजन होता है ना। फिलहाल तो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है आपका, ये सिक्किम यूनेस्को की विश्व विरासत में मिश्रित विश्व विरासत स्थल के रूप में अंकित किया गया है ना। ये देखिए कंचनजंगा, तो ऐसे करेंगे तो ठीक रहेगा, वरना ये बहुत कंफ्यूज करते क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस संगठन ने ब्लू कार्बन पहल शुरू की है? कंजर्वेशन इंटरनेशनल, संयुक्त राष्ट्र, अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ या उपयुक्त सभी? तो इनमें से किसने किसने किया है? तो इनमें से सभी ने किया है। ब्लू कार्बन तटीय और समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र के लिए इन्होंने ये पहल की है ना। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि उसने 400 करोड़ का राजस्व अर्जित किया है। ई ग्राम स्वराज पोर्टल द्वारा, समाधान पोर्टल द्वारा, माइन मित्र पोर्टल द्वारा या चैंपियंस पोर्टल द्वारा? तो देखिए 25 मई 2022 को उत्तर प्रदेश सरकार ने सूचित किया कि राज्य सरकार ने पोर्टल माइन मित्र के माध्यम से खनन व्यवसाय से 400 करोड़ रुपए का राजस्व अर्जित किया है। तो काफ़ी अच्छी बात है।
ये राज्य के विकास में ही काम आएगा, है ना। अब देखिए ये रामसर स्थल है, ऐसे ये भी क्वेश्चन कंफ्यूज करते हैं। तो इनकी लिस्ट अगर बना के रखेंगे, या फिर मैंने ना आउटलाइन मैप में चीज़ों को क्लियर कर रखा है, तो मैं उसकी PDF टेलीग्राम चैनल प्लस यूट्यूब पे उसकी पिक शेयर कर दूँगी। अगर एक दो मुश्किल से बदलाव आए, नहीं अभी नहीं आए हैं, तो उससे आपको बहुत फ़ायदा रहेगा। आउटलाइन मैप में मैंने सारी चीज़ों को डिकोड कर दिया है ना। तो ये कह रहे हैं अनसुपा झील ओडिशा, इसमें से कौन से 2 सुमेलित पूछ रहे हैं, वडाउर पक्षी अभ्यारण्य, ठाणे क्रीक या चित्रा गुंडी पक्षी अभ्यारण्य, है ना। तो 2 सही सुमेलित है, तो ठाणे क्रीक तो आपको कुछ कुछ लग रहा होगा, या अनसुपा झील, इनमें से कोई आपको समझ में तो आ ही रहा होगा। क्योंकि इन्होंने यहाँ पर 2 पूछे हैं, तो आपका जो अनसुपा झील है ये ओडिशा में ही स्थित है। इसके बाद में उडूर, हाँ, चित्रागुंडी पक्षी अभ्यारण्य के लिए जो पूछा है तो वो तमिलनाडु में है ना, तो ये तो गलत हो गया। इसके बाद में इन्होंने बोला है ठाणे क्रीक, मैंने बोला था ठाणे क्रीक को आपको पता चल रहा होगा, ये महाराष्ट्र में ही है, ठीक है। तो इस हिसाब से हमारा फर्स्ट और सेकंड यहाँ पर ऑप्शन गलत दिया हुआ है, आप ऐसे समझ लीजिए। ठाणे क्रीक महाराष्ट्र में है तो ये सही सुमेलित है, अनसुपा झील ओडिशा में तो ये भी सही सुमेलित है, ठीक है। चलिए, कई बार हो जाता है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई है। प्रजातियों की प्रचुरता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही है। देखिए, प्रजातियों की प्रचुरता का मतलब होता है कि बहुत सारी जीन की प्रजातियाँ एक जगह पाई जाती हैं, उन्हें प्रचुरता बोलते हैं। अल्फा विविधता एक क्षेत्र के भीतर विभिन्न पारिस्थितिक तंत्रों के लिए समग्र विविधता की माप है। बीटा विविधता पारिस्थितिक तंत्रों के बीच विविधता की तुलना है, जिसे आमतौर पर पारिस्थितिक तंत्रों के बीच प्रजातियों की संख्या में परिवर्तन के रूप में मापा जाता है। अब इनमें से कौन सा से सही है, क्योंकि ये इकोलॉजिकल शब्द हैं, तो थोड़ी दिक्कत होती है इन्हें समझने में, है ना। तो इसका हमें पहले आंसर देखना है। तो वैसे इसका सी सही है, केवल 2। पहले में इन्होंने बोला कि अल्फा विविधता जैव विविधता के 2 प्रमुख घटकों द्वारा मापा जाता है। तो जो पहले कह रहे हैं कि प्रजातियों की प्रचुरता, यह एक समुदाय में पाए जाने प्रजातियों की संख्या की माप है। यहाँ पर समग्र दे दिया है, ठीक है, इसीलिए थोड़ा सा ये गलत है। चलिए, उत्तर प्रदेश मीडिया डॉक्यूमेंट्री 2022 का विशेष अंक किसने जारी किया। तो जो 27 मई 2022 को उत्तर प्रदेश विधानसभा के अध्यक्ष हैं ना, सतीश महाना, उन्होंने उत्तर प्रदेश मीडिया डॉक्यूमेंट्री 2022 विशेष अंक का विमोचन किया है ना। तो डायरेक्टरी नेशनल मीडिया क्लब की ओर से प्रकाशित की गई है। तो आंसर आपका ए सही हो जाएगा। ओके, देखिए, राष्ट्रीय सौर मिशन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से कथन सही है। इस मिशन को 2020 में शुरू किया गया था। इस मिशन का लक्ष्य वर्ष 2030 तक ग्रिड से जुड़े 100 गीगावाट का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करना है। नीचे दिए गए सही उत्तर का चयन कीजिए। तो 2030 तक नहीं, ये गलत है ऑप्शन। राष्ट्रीय सौर मिशन को 11 जनवरी 2010 को शुरू किया गया था, तो कथन पहला ही गलत हो गया। अब राष्ट्रीय सौर मिशन भारत की ऊर्जा सुरक्षा चुनौतियों का समाधान करते हुए राज्यों की भागीदारी के साथ भारत सरकार की एक प्रमुख पहल है, ठीक है। इसे 2022 तक 100 गीगावाट ग्रिड से जुड़े सौर ऊर्जा स्थापित करने का लक्ष्य रखा गया था। तो दूसरा भी गलत हो गया, क्योंकि ये 2030 दे रहा है ना, तो गलत हो जाएगा ऑप्शन। चलिए, अब हम 99 क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से 2 सुमेलित हैं। देखिए, ये भी ऐसे पूछता है, प्रदूषक रोग, मिथाइल मरकरी, मीना माता, कैडमियम विषाक्तता, ब्लू बेबी सिंड्रोम, उच्च नाइट्रेट संदूषण, इटाई, कोयला धूलकण, न्यूमोकोनियोसिस। ये क्वेश्चन रिपीटेड है, बहुत बार आया है, बस अगर हम थोड़ा सा ध्यान देंगे तो हमारे आंसर गलत नहीं होंगे। ये ऐसे बनाता है, तो आपको पता होगा, इसका नाम आपने सुना ही होगा, मीना माता रोग। ये जापान में पहली बार वर्ष 1956 में चर्चा में आया था, है ना। इसके बाद में इटाई रोग भी जापान के तोयामा प्रांत में कैडमियम विषाक्तता के लिए आया था।
इटा इटा ये आपका कैडमियम विषाक्तता के लिए है ना। मीना माता भी। और इसके बाद में ब्लू बेबी सिंड्रोम का नाम भी सुना होगा, जो भूजल में मतलब गंदगी जाती रहती, गंदा पानी जाता रहता है, वही फिर वापस आता है और हम लोग उसका सेवन करते हैं। तो जो ब्लू बेबी सिंड्रोम है तो इससे होता है। ये तो इसका है ही। तो ऐसे आपका ये सही हो जाएगा। देखिए मिथाइल मरकरी, मीना माता, कोयला धूल का न्यूमोकोसिस है ना। चलिए 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा पोर्टल लॉन्च किया गया? पीएम वाणी, गति शक्ति संचार, डॉट डैशबोर्ड या सरल संचार? तो 14 मई 2022 को दूरसंचार विभाग डॉट ने केंद्रीकृत मार्ग का अधिकार अनुमोदन के लिए गति शक्ति संचार पोर्टल लॉन्च किया है ना। सुना ही होगा आपने करंट अफेयर में। तो ये 100 क्वेश्चन की सीरीज़ कंप्लीट हो गई है। मैंने बहुत कोशिश की है, बहुत एफर्ट्स किया है फ्रेंड्स। अभी वायरल फीवर की वजह से मैं कंटिन्यू नहीं कर पा रही हूँ, जो मैंने सोचा था वो सब मेरा रह गया है अभी। पर कहते हैं ना, कितनी भी परेशानी आ जाए, अगर आप हार नहीं मानते हैं तो सारी चीज़ें सही होती हैं। मैं 1 या 2 दिन में जैसे भी सही हो जाऊंगी मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए मैंने इसको भी मंगा लिया था इसलिए ताकि मैं इसके बारे में बात कर सकूँ, आपको इसकी जो इम्पोर्टेंट चीज़ें बता सकूँ। जैसे कि इसमें क्या है, टू दी पॉइंट चीज़ें दी हैं, हमें यहाँ वहाँ भटकना नहीं पड़ता है। कितने उत्पादों को जीआई टैग मिला है, ठीक है, पुरस्कार कितने मिले हैं, हमें बहुत सारे चैनल को ना सर्च करना पड़े, बहुत सारी जगह फैक्ट को ना ढूंढना पड़े, क्योंकि उसमें मेरा टाइम बहुत बर्बाद होता है। मेरा क्या, जो भी पढ़ रहे हैं, इसके पहले मुझे पता नहीं चलता था, पर अब पता चलता है कि जो भी चीज़ें हमें पढ़नी है उसके लिए हमें कितना यहाँ वहाँ करना पड़ता है और हमारा समय बर्बाद होता है। तो देखिए मैंने इसे इसलिए मंगा लिया था कि मैं इसके बारे में जो भी ठीक ठाक चीज़ें होंगी, विद्युत परियोजना से अगर 1-2 क्वेश्चन भी बनते हैं, अगर हम उसमें से आधे घंटे 1 घंटे दे दें तो हमारा कोई हर्ज नहीं है ना। तो होता नहीं है कि कई बार आपने जो सोच रखा है वो नहीं होता है, पर ठीक है, अगर हम हार नहीं मानेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे अच्छी बात क्या है इसमें कि उत्सव या महोत्सव में उसको मैप के द्वारा दे दिया, तो ऐसे मैप भी हमारे माइंड में बना रहता है ना। देखिए कितनी चीज़ें यहाँ पर दी हुई हैं। उत्तर प्रदेश बजट के 2023-24, अब ये 23 चल रहा है ना। किस परियोजना में कितना खर्च हुआ है, कई बार हमें नहीं चीज़ें पता रहती है। अगर हम इसको एक बार पूरा पढ़ लेंगे अच्छे से तो बहुत से क्वेश्चन बनेंगे तो इसमें हम टैकल कर ले जाएंगे। पर है थोड़ा सा वायरल की वजह से परेशानी हो गई है। अब ये देखिए इसका यूपीपीसीएस 2022 में क्वेश्चन आया था। यूपी के राज्य के बारे में, हरियाणा जितनी नई विधानसभाएं बनी थी उनके बारे में आया था कि उसके सभापति या अध्यक्ष कौन है। क्वेश्चन गलत हुए थे। तो इससे ये फ़ायदा है कि हमें फैक्ट एक जगह मिल जाते हैं, क्योंकि फैक्ट आते हैं इस एग्ज़ाम में। तो ऐसे अब देखिए 9 सृजित जनपदों की सूची है ना, ये देखिए इस तरीके से है। अब ये देखिए उत्तर प्रदेश के मंडल व संबंधित जिले है ना, मंडलों की संख्या। अब ये फैक्ट है, बहुत अच्छे से हर समय नहीं याद रहते हैं। माइंड है कितनी चीज़ों को ग्रिप करेगा, रिवीजन से चीज़ें क्लियर रहती हैं। अब देखिए बहुत सारी चीज़ें, जैसे वो पूछ लेता है कि स्मार्ट सिटी में कितने जिलों को कितने जिलों को सम्मिलित किया गया, नहीं याद रहता है। जब हम रिवीजन करते हैं तो याद हो जाता है। तो मैं इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों को बताऊंगी आपको अभी आने वाले वीडियो में, ठीक है। अगर आपको हेल्प मिलती है तो ठीक है, नहीं मिलती तो आप बताइएगा। वैसे हेल्प मिलनी है, इतना एफर्ट्स किया जा रहा है तो मिल जाएगी हेल्प, क्यों नहीं मिलेगी। तो अब देखिए वन्यजीव विहार कौन कौन से हैं, किस ज़िले में। अब ये देखिए आपका उन्नाव दिखा रहा है, उन्नाव में शहीद चंद्रशेखर आज़ाद नवाब पक्षी विहार है, ये विहार है। बहुत सी चीज़ें हैं। विश्व विरासत कौन से है, विश्व विरासत में मिश्रित विश्व विरासत कौन से हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें रहती हैं, है ना। तो ये काफ़ी हेल्प करता है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।